हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब चैनल प्रकाशन एवं स्वागत है। अतिथि शिक्षक संघ जिला इकाई हरदा, जिला कार्यालय LIG 69B ब्लॉक, नेहरू स्टेडियम पास, हरदा। चलिए बात करेंगे हम जिला अध्यक्ष सादिक खान, कार्यकारिणी अध्यक्ष वरिष्ठ यादव और सचिन अर्जुन सिंह राठौर और कोषाध्यक्ष अशोक भोसारे। 12/4/2022 की खबर है। आपको बता देते हैं कि माननीय श्री मुख्यमंत्री जी महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल, माननीय शिक्षा मंत्री जी मध्य प्रदेश शासन भोपाल के द्वारा श्रीमान तहसीलदार महोदय जी कोषालय रहट गांव, जिला हरदा, मध्य प्रदेश के द्वारा अतिथि शिक्षकों को सेवाकाल 30 अप्रैल से बढ़ाकर 12 माह व उनके पद को रिक्त न माना जाए। विषय अंतर्गत लेख है कि लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्रमांक द्वारा 2022/239 दिनांक 7/4/2022 के संबंध में महोदय जी, विषय अंतर्गत लेख है कि हम अतिथि शिक्षकों ने अपनी सेवाएं शासकीय स्कूलों में 14-15 वर्षों से नियमित रूप से देते हुए आ रहे हैं, किंतु शासन के द्वारा प्रतिवर्ष हमें 8वें-10वें माह में कार्य कराकर अप्रैल माह में हटा दिया जाता है और इस तरह से वर्तमान शासन ने हमारे प्रति रवैया अपनाया है। इस तरह से आपसे हमारा मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षकों की एक मांग है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का 12 माह और 65 आयु वर्ष तक सेवाकाल किया जाए। इस तरह से वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अपने अतिथि शिक्षकों को कार्यकाल 12 माह और उनके पद पर रिक्त न मानने का आदेश जारी किया है। माननीय महोदय से निवेदन है कि हम इस शासन के द्वारा हमारे कई वर्षों से की लंबित एकमात्र मांग है, वो निवेदन है कि सरकार हमारे भविष्य को सुरक्षित कर हमारे सेवा काल को 12 माह और 62 आयु वर्ष तक कार्य अनुमति करने का प्रदान करेगी। इस तरह से आपको बता देते हैं कि सह सचिव विनोद मुसारे, रामकृष्ण पाल, संगठन मंत्री गोविंद ढोके, अजय तोमर, विजय लाठी और प्रचार मंत्री जयशंकर शर्मा और चंदेल प्रमोद मालवीय। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की मुख्य मांग यही है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की मांग को जल्द से जल्द माना जाए और अतिथि शिक्षकों के लिए एक नियमितीकरण की योजना बनाई जाए। इस पर माननीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री रघुवीर सिंह चित्रकूट धाम में अमावस्या के पूर्व मनाई गई, जहां पर दीप ज्वलित कर भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। समाज ने चित्रकूट के प्रति अपने कर्तव्य पालन में जो फैसले किए हैं वह अद्भुत रहे हैं और इस कैबिनेट में आपको बता देते हैं कि नरोत्तम मिश्रा जी ने और कैबिनेट समिति के द्वारा 5204 पटवारियों के पद शामिल किए गए हैं। अब चलिए बात करेंगे आकांक्षा ठाकुर की ओर। चलाया गया है। साथ ही सरकार ने जो है क्लेम अथॉरिटी का गठन भी किया है, जो वसूली की जो प्रक्रिया है वो आगे जाके करेगी। वहीं इस पूरे मामले में राजनीति भी हो रही थी। दिग्विजय सिंह जिन्होंने ट्वीट किया था किसी और जगह का वीडियो खरगोन का बताते हुए, बाद में हालांकि ट्वीट डिलीट कर दिया, उसके ऊपर लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप और बातें हो रही थी। लेकिन अब बड़ी खबर आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह के ऊपर FIR हो गई है और ये FIR जो है वो अलग अलग IPC की धाराओं में की गई है। आपको बता दें कि 58/22 और 153A1, 295A, 265, 502 इन धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज किया गया। वहीं इस पूरे मामले पर CM शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर कहा था कि जो भी प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। नरोत्तम मिश्रा भी कड़ा रुख अख्तियार करे हुए थे दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट के ऊपर। पूरी बीजेपी जो है वो इस पूरे मामले में दिग्विजय सिंह को घेरती हुई भी नजर आई। हालांकि दिग्विजय सिंह ने बाद में ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन अब बड़ी खबर ये कि उनके ऊपर FIR हो गई है। और क्या है FIR और क्या है उसकी IPC की धारा के मायने क्या है, आगे क्या होगा, क्योंकि अमित तिवारी भी जुड़ रहे हैं और डिस्कशन शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा क्या वो बयान आपको सुना देती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि पूर्व CM दिग्विजय सिंह के ऊपर FIR हुई है।
पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह पर कूट रचित दस्तावेज तैयार करना, वर्गों में विमर्शता फैलाने वाला जानबूझकर ऐसा कृत्य करना, इस तरह का केस भोपाल की क्राइम ब्रांच में दर्ज हुआ है। आईपीसी की धारा 153 295 465 505/2 ये 3 धाराओं में भोपाल में केस रजिस्टर्ड हुआ है। क्या पूर्व में भी इस तरह की कोई पुनरावृत्ति हुई? किस तरह कर चुके हैं वो जो ब्रिज आरोपी के बारे में, ब्रिज के बारे में आए तो पाकिस्तान का एक पुल उन्होंने भोपाल का बताने की कोशिश की थी। उनका स्वभाव है कम फैलाना हो, कम के बाद भय फैलाना, ये वो चाहते हैं। आगे की क्या रणनीति होगी? मामला दर्ज हो गया, आगे पुलिस दर्ज हुआ है, आगे देखते हैं। नरोत्तम मिश्रा का बाइट आप लोग सभी ने सुना, उनका बयान। क्राइम ब्रांच में ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। विनय जी, कितनी बड़ी कार्रवाई लग रही है आपको दिग्विजय सिंह के ऊपर सरकार के ऊपर? देखिए, ये जो दिग्विजय सिंह वाला मामला है, ये दरअसल दिग्विजय सिंह जी ने जो ट्वीट किया है वो गलत तस्वीरों का, संदर्भों का मामला है। तो इसमें जो कानून सम्मत कार्रवाई है वो बीजेपी कर रही है। लेकिन मेरा कहना ये है कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई सारी घटनाएं हुई हैं। शिवराज सिंह चौहान जी का एक बार जो है वो इसी तरह की तस्वीर जो गलत हो गई थी। तो ये सरकार ने जो कार्रवाई की है वो कानून के हिसाब से कार्रवाई की है। लेकिन अगर आप जो है इसको बहुत पीछे के दौर में अगर देखें तो ये मामला राजनीतिक ज्यादा है और कानूनी तौर पे जो चीजें दिख रही हैं वो उस तरह से नहीं है। इसीलिए जब शिवराज जी ने दिग्विजय सिंह जी को पर ये आरोप लगाया था कि जिसमें वो दिग्विजय सिंह जी थाने चले गए थे कि अगर मैं देशद्रोही हूँ तो मेरे खिलाफ मुझे गिरफ्तार करिए। तो जुलूस के साथ दिग्विजय सिंह जी गए थे और थाने में पुलिस अफसर ने कहा था कि हमारे पास जो है आपके खिलाफ कोई FIR नहीं, इसलिए गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो ये जो पूरा मामला है वो राजनीतिक ज्यादा है और इसलिए मुझे लगता है कि राजनीतिक संदर्भ के तरीके से ही देखना चाहिए। जी विनय जी, मेरा सवाल ये है, क्योंकि आपने बिल्कुल एक सही दृष्टिकोण से इस बात को रखा, मैं इसे सियासी नजरिए से ही आपसे समझूंगा। दिग्विजय सिंह परिपक्व नेता है। इससे पहले भी ट्वीट को लेकर कई बार वो सवालों के घेरे में आए, बीजेपी ने निशाना भी साधा। लेकिन क्या आपको लग रहा है इस बार ट्वीट कर दिग्विजय सिंह ज्यादा घिरे हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि ये ट्वीट जो है उनका, ये इनको सवालों के घेरे में लाया है, क्योंकि बीजेपी सीधे कह रही है कि इन्होंने भ्रामक जानकारी दी। आपको लगता है ऐसा कि सियासी तौर पर इतने परिपक्व नेता होने के बाद दिग्विजय सिंह के ऊपर जिस तरीके से ये बीजेपी निशाना साध रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कानूनन अगर देखें तो वो जो उनके खिलाफ मामला बनता है। इस मामले में आज कई अफसरों से भी बात किया हूँ, तो उन्होंने बाद में ट्वीट को हटा भी लिया है। तो कानूनी तौर पे तो वो मामला बनता है। लेकिन ये मामला कानून के अगर हिसाब से देखें तो कम राजनीतिक ज्यादा है। इसलिए आज देखिए, आज जब पूरी बीजेपी मध्य प्रदेश की वो दिग्विजय सिंह के पीछे पड़ी थी इस मामले को लेकर, तो दिग्विजय सिंह जो है आज पूरे सोशल मीडिया पे इसी मुद्दे पर टारगेट पर थे। लेकिन एक जो गजब बात मैं जिसका यहाँ उल्लेख करना जरूरी समझता हूँ वो ये कि बीजेपी के छोटे से छोटे प्रवक्ता और नेता जब दिग्विजय सिंह पर निशाना साध रहे थे, तब कांग्रेस, मध्य प्रदेश कांग्रेस के बहुत सारे नेता जो है उनके मुंह में दही जमा था। कांग्रेस ये एक अजीब सी स्थिति है कांग्रेस में कि यहाँ अभी भी जो है संगठन के तौर पे कांग्रेस वो पूरी तरह से फेल नजर आती है, चाहे ये घटना हो या इससे पहले की घटनाएं हो। आज दिग्विजय सिंह मुझे जो है कांग्रेस के नेता के तौर पर अकेले लड़ते हुए नजर आए। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप विनय जी, क्योंकि कांग्रेस की जो अंतर्कलह है वो तो पार्टी की चुनाव के समय या संगठनिक तौर पर वो आ जाती है। लेकिन मैं आपसे वही कह रहा था कि दिग्विजय सिंह फिर इसलिए ज्यादा गए क्योंकि वो अकेले भी पड़ गए और बीजेपी पूरी तरह हमलावर हो गई। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी जो है सांगठनिक तौर पर बहुत वेल प्लान्ड रहती है, वेल ऑर्गेनाइज्ड रहती है और इसीलिए आप देखिए कोई भी घटनाक्रम होता है तो बीजेपी उसको जो है पूरे केंद्रीकृत तरीके से और एक लाइन के साथ जो है डील करती है। कांग्रेस में दिक्कत यह है कि कांग्रेस में कांग्रेस के
प्रति समर्पित लोग नहीं होते हैं, कांग्रेस में नेताओं के प्रति समर्पित लोग होते हैं। इसीलिए जब उनके नेता पर कोई बात आती है तब उनके जो फॉलोअर हैं वो मैदान संभाल लेते हैं और बाकी दूसरे जो ग्रुप हैं उनके लोग शांत हो जाते हैं। तो ये विडंबना का ये राजनीति की इस तरह की स्थिति कांग्रेस में है, जबकि कांग्रेस विपक्ष में है, तो उसको ज्यादा धारदार तरीके से और संचित तरीके से सत्ताधारी दल का मुकाबला करना चाहिए। मुझे लगता है कांग्रेस इस मामले में बहुत पीछे है। जी आकांक्षा जी, आप अपना सवाल कर लें। बिल्कुल। सवाल मैं पूछूंगी उससे पहले यहाँ पर बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं उन्हें शायद भी कंफ्यूजन है, तो बहुत से लोगों ने सवाल किया क्या ये लाइव चल रहा है, तो मैं उन्हें बता दूं कि बिल्कुल ये जो हमारा प्रोग्राम है वो लाइव चल रहा है और ये जो चर्चा है वो भी लाइव हो रही है। तो अगर आप लोग के भी कोई सवाल हो तो आप बिल्कुल ये सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ पर विनय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खैर विनय जी, देखिए जिस तरीके से आपने कहा कि दिग्विजय सिंह जो दोस्तों नमस्कार, यूट्यूब चैनल प्रकाश नारायण की आज की मुख्य खबर आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय गौतम नगर भोपाल के द्वारा दिनांक 7/4/2022 को यह आदेश पारित कर दिया गया है कि मध्य प्रदेश के रखे गए अतिथि शिक्षकों को अब हटा दिया जाएगा। बड़े दुख की खबर है। आईटी अतिथि शिक्षक आदेश क्रमांक 239 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी शैक्षणिक सत्र 2021-22 में आमंत्रित किए गए अतिथि शिक्षकों की सेवाएं 30 अप्रैल तक ली जाने विषयक संदर्भ संचालनालय के पत्र क्रमांक 1525 दिनांक 23/6/2021, 2371 दिनांक 25/8/2021 के अनुसार विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की रिक्तियां प्रशिक्षण एवं अवकाश के कारण शाला में दर्ज विद्यार्थियों के पाठ पठन प्रभावित न हो सके, इसके लिए संचालनालय के द्वारा संदर्भित निर्देशों के द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 में विद्यालय में अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने के निर्देश दिए गए थे। शैक्षणिक सत्र 2021 और 22 में परीक्षा मूल्यांकन तथा परीक्षा फल तैयार करने संबंधी कार्य 30 अप्रैल 2022 के पूर्व संपादित किए जाएं। शैक्षणिक सत्र 2021-22 में आमंत्रित किए गए अतिथि शिक्षकों की सेवाएं 30 अप्रैल 2022 तक ली जा सकेंगी। अभय वर्मा, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल। तो इस तरह से आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ यही होता आ रहा है। जुलाई में भर्ती कर ली जाती है और अप्रैल में अतिथि शिक्षकों को हटा दिया जाता है। इस तरह से मध्य प्रदेश की अतिथि शिक्षक बेरोजगार की मार झेल रहे, फिर भी मध्य प्रदेश की राजनीति और नेतागण लोग वोट के भूखे हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों से वोट इकट्ठा करते हैं और वोट से जीतकर मंत्री, महामंत्री, मुख्यमंत्री बनकर अपने पद को संभालते हैं। अतिथि शिक्षकों की खबर नहीं लेते हैं। वहीं आपको बता देते हैं कि हाई कोर्ट के द्वारा भी मध्य प्रदेश के अतिथि विद्वानों यानी कि अतिथि विद्वानों के लिए क्या खबर निकल कर आई है। पॉलिटेक्निक अतिथि व्याख्याताओं के लिए पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है मध्य प्रदेश शासन को नोटिस। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए भी हाई कोर्ट में याचिका लगाना चाहिए, क्योंकि आपको बता देते हैं कि शिवपुरी में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तकनीकी शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के पॉलिटेक्निक अतिथि व्याख्याओं के पक्ष में न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और BR गवई ने सुनवाई करने के बाद मध्य प्रदेश अतिथि विद्वानों को तकनीक शिक्षा विभाग के अतिथि विद्वानों को स्थायी वरिष्ठता एवं समान कार्य, समान वेतन, अनुभव और 12 माह का वेतन, नियमितीकरण, अन्य लाभ न दिए जाने के मामले में गृह सचिव मंत्रालय, भारत सरकार, चेयरमैन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन और प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा सहित अन्य को नोटिस जारी कर पॉलिटेक्निक अतिथि व्याख्याताओं के साथ शोषण का लेकर जवाब तलब किया है। इसमें आपको बता देते हैं कि 300 पॉलिटेक्निक अतिथि व्याख्याता विद्वान याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता वरुण ठाकुर के पक्ष में रखते हुए कहा है कि
याचिकाकर्ता है कि पूर्व में निर्धारित नियमानुसार तहत पॉलिटेक्निक कॉलेजों में अतिथि व्याख्याताओं के पद पर नियुक्त किए गए ईमानदारी से अपने कार्य कर रहे हैं। इसके बावजूद भी 27 जनवरी 2022 को तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा आदेश की पूर्व कार्यरतों को यथावत न कर नई व्यवस्था से पॉलिटेक्निक अतिथि व्याख्याताओं को रखे जाने का उल्लेख किया गया। सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता वरुण ठाकुर के द्वारा याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि मध्य प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों के अतिथि विद्वान और अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के लिए योजना बनाई जाए। इस तरह से आपको बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट याचिका में अधिवक्ता वरुण कुमार याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी गई और अतिथि व्याख्याताओं के लिए 15 वर्ष से अधिक समय के साथ पॉलिटेक्निक कॉलेज में कार्यरत हैं। इससे यह पता चलता है कि मध्य प्रदेश के अतिथि विद्वानों ने अपने 15 वर्ष दिए हैं, वहीं अतिथि शिक्षकों ने भी अपना स्कूल 15 वर्ष दिए हैं। तो समान कार्य समान वेतन के आधार पर मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वानों का नियमितीकरण हो सकता है। यदि मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक एक चाहे तो कोर्ट में याचिका लगा सकता है और इसके अनुसार आप अपनी नियमितीकरण की मांग कर सकते हैं। इसलिए यह आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग एक साथ इकट्ठे होकर आपको याचिका लगाना होगा, जब जाके आपके लिए नियमितीकरण मिल सकेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।